के कोंकण इलाके में हो रही भारी बारिश चिपलून शहर पर बहुत भारी गुजर रही है। रत्नागिरी का ये शहर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ इस कदर कहर बरपा रही है कि कार बही चली जा रही है। पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि उसमें गाड़ियां बह गई। यही नहीं, दर्जनों गाड़ियों की सड़क पर ही जल समाधि हो गई। सड़क पर इतना पानी है कि कारें, ट्रक और दूसरी गाड़ियां जहां तहां डूबी ही दिख रही हैं। कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल डूब गई। हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए। आलम यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां पर राहत और बचाव दलों की नावें चल रही थी। भीषण बारिश के बाद वशिष्ठ नदी में इतना उफान आया कि उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और जिससे ये हाल हो गया। पूरे शहर में बाढ़ है। सड़कों का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। चिपलून पर आने वाले घंटे और भी भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में इस इलाके में बहुत तेज बारिश हो सकती है। हम इस वक्त कल्याण के गणेश घाट दुर्गाड़ी किला के नज़दीक इस इलाके में है और यहाँ की तस्वीर देखिए और अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। इस परिसर में ये फ्लाईओवर का काम हो रहा है और इस फ्लाईओवर के ठीक बगल में जो कामकाज के लिए ज़रूरी साजो सामान है वो रखे गए थे, सब कुछ जलमग्न हो गया है। आप देखिए ये शेड है और टैंकर है, तमाम जो साजो सामान है सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। यहाँ सड़क है, सड़क पर गाड़ियों को दौड़ना चाहिए, गाड़ियों की रफ्तार दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाव तैर रही है। ये आप नाव देख रहे हैं, ये यहाँ गाड़ियाँ आती जाती थी, ट्रक टेम्पो आते जाते थे, लेकिन देखिए ये जो युवक हैं कुछ वो नाव लेकर मछली पकड़ रहे हैं। हम इस वक्त कल्याण के कल्याण शिलफाटा रोड पर हैं और कल्याण शिलफाटा रोड की इस तस्वीर को आप देखिए, सड़क पर किस तरह से पानी भरा हुआ है और इस भरे हुए पानी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। देखिए ये खड़कपाड़ा रोड है और इस रोड की हालत देख लीजिए। ये जो रास्ता है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश की वजह से डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से लोगों को बारिश ने परेशान किया है और बारिश ने कहर बरपाया है। सड़क के गड्ढों पर बीएमसी का ध्यान दिलाने के लिए एमएनएस ने चलाया अनोखा अभियान। सड़क के गड्ढों पर गमले रख दिए। बरसात में सड़क पर जहां जहां गड्ढे हैं वहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पौधे समेत गमले रखे। मुंबई के कुर्ला अंधेरी लिंक रोड पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने ये अभियान चलाया। ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन था जो एमएनएस ने शिवसेना के शासन वाले बीएमसी का ध्यान दिलाने के लिए किया। एमएनएस ने बीएमसी को चेतावनी दी है कि उसने सड़क के गड्ढों को अगर जल्द नहीं भरे तो पूरे मुंबई में इस तरीके का आंदोलन चलाया जाएगा। तेलंगाना के निर्मल नगर में बाढ़ की आपदा के बीच अफसर को तलाशते दिखे लोग। सड़क पर मछली पकड़ने के लिए मची होड़। मुसीबत के बीच ये मौज की तस्वीरें हैं। बाढ़ जब शहर में घुसी तो लोग मछलियां पकड़ने के लिए दौड़ लगाने लगे। ये तेलंगाना के निर्मल नगर की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ से बेपरवाह लोगों ने सड़क पर जमकर मछलियां पकड़ी। वैसे निर्मल नगर शहर पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बांध भी जब लबालब हो गए तो उनका पानी छोड़ना पड़ा और इतनी डरावनी तस्वीर सामने आई। पानी में डूबे निर्मल नगर में एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है, लेकिन मुसीबत कम नहीं है क्योंकि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। संसद में संचार मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर फाड़ने के मामले में सस्पेंड हो सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन। आज जो संसद के अंदर हुआ उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। जासूसी कांड पर जवाब दे रहे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान की कॉपी फाड़कर फेंक दी गई। इस मामले में टीएमसी के सांसद शांतनु सेन के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में संसदीय नियमों के उल्लंघन के लिए सभापति के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएगी और उसके बाद शांतनु सेन के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से कुछ पुराने मामलों का हवाला दिया जा रहा है जब राज्यसभा के सभापति ने ऐसे मामलों में कार्रवाई की थी। 2007 के विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले पर 2022 का चुनाव जीतना चाहती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कल अयोध्या में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेगी। चुनावी मौसम में बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गई है। मायावती की पार्टी कल अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। अयोध्या में कल बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन एक रिजॉर्ट में होगा। सम्मेलन में केवल 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति मिली है।
जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश पार्टी को दिए हैं। बीएसपी के इस ब्राह्मण सम्मेलन का नेतृत्व पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सतीश मिश्रा हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करने के अलावा सरयू में आरती भी करने वाले हैं। कोरोना काल में गरीबों का किराया चुकाने का वादा कर फंसी केजरीवाल सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सीएम का वादा पूरा करने पर 6 हफ्ते में लें फैसला। पिछले साल कोरोना संकट के दौरान सीएम केजरीवाल का बयान अब उनके गले पड़ता दिख रहा है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मकान मालिकों से कहा था कि वो किराया चुकाने में असमर्थ लोगों से किराया न लें, उनका किराया सरकार चुकाएगी। इस मसले पर कई किराएदार और मकान मालिक हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का वक्तव्य एक वादा है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसे पूरा करने के लिए 6 हफ्ते में नीति बनाएं। कोर्ट ने ये भी कहा कि सीएम के वचन पर अमल करना है या नहीं, ये दिल्ली सरकार खुद तय करे। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी थी कि सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है, एक राजनीतिक बयान को कानूनन लागू करने की बाध्यता नहीं है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है और 6 हफ्ते में इस बारे में नीति बनाने के लिए कहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव। यूपी के कई शहरों में सार्वजनिक जगहों पर मिलेगी फ्री वाईफाई की सौगात। 2022 के शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने फ्री वाईफाई का जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक यूपी के 17 नगर निगम वाले शहरों में 217 जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार ने इन शहरों की एक लिस्ट बनाई है जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी शामिल हैं। तो बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या भी इसमें शामिल किए गए हैं। यही नहीं, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहर भी शामिल हैं। इसके अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों को भी फ्री वाईफाई मिलेगा। सरकार ने इसके लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों को भी चिन्हित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि यूपी के बड़े शहरों में 2 जगह और छोटे शहरों में 1 जगह फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। मणिपुर में चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट का मूड भांपने मेघालय जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री का मेघालय दौरा है परसों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा 24 जून से शुरू हो रहा है। वो 24 और 25 तारीख को मेघालय में रहेंगे। उनकी मौजूदगी मणिपुर 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम मानी जा रही है। वैसे अमित शाह को मेघालय में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करनी है। काउंसिल की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीएल वर्मा भी मौजूद रहेंगे। काउंसिल में सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बहाने गृह मंत्री अमित शाह का मेघालय दौरा चुनावी लिहाज से अहम माना जा रहा है। दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार का करीबी गिरफ्तार। आरोपी पर था 50,000 का इनाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सागर धनखड़ हत्याकांड में फरार चल रहे सुरजीत ग्रेवाल को आखिरकार धर दबोचा है। सुरजीत ग्रेवाल ओलंपियन और पहलवान सुशील कुमार का करीबी है। सुशील कुमार इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और पहले से ही जेल में है। सुरजीत की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। हरिद्वार कुंभ मेले के कोरोना जांच घोटाले में हुई पहली गिरफ्तारी। आरोपी ने खोले कई राज। 4 करोड़ रुपए के सौंपे थे बिल। कुंभ के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में एसआईटी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने इस मामले में हरियाणा निवासी एक आरोपी आशीष वशिष्ठ को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसी ने कोरोना जांच का फर्जी डेटा तैयार किया था। कोरोना जांच के लिए मैक्स कारपोरेट सर्विसेज कंपनी को टेंडर दिया गया था। इस कंपनी ने हरियाणा की नालवा लैब से जांच कराई थी। आरोपी आशीष ने मैक्स और मालवा लैब के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। कुंभ के दौरान आशीष ने ही श्रद्धालुओं का फर्जी डेटा मुहैया कराया था। शुरुआती जांच के मुताबिक आशीष द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर ही नालवा लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ रुपए का बिल थमाया था। इसमें से उसे 15 लाख रुपए की पेमेंट हो भी चुकी है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हुई है मिलिटेंट्स की घेराबंदी। सुरक्षा बलों ने सोपोर में लश्कर के एक टॉप कमांडर को घेर लिया है। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक रिहायशी इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा बलों को सोपोर के वारपोरा इलाके में मिलिटेंट्स के छुपे होने की सूचना मिली थी। पता चला है कि फयाज बार नाम का A++ कैटेगरी का एक लश्कर कमांडर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट के साथ यहाँ छुपा हुआ है, तो सुरक्षा बलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर का सरेंडर कराने के लिए एक जुगत भी लगाई थी। सुरक्षा बलों ने उसके माता पिता को एनकाउंटर वाली जगह पे बुलाया था, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। कथित जासूसी कांड पर संसद में टूट गई मर्यादा। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनके बयान की कॉपी लेकर फाड़ी। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपना बयान भी पूरा नहीं कर पाए। संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई। जिस रिपोर्ट पेगासस जासूसी पर राज्यसभा में हंगामे के चलते आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपनी बात नहीं रख पाए और उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा। यहाँ तक कि मामला छीना झपटी तक पहुँच गया। आईटी मंत्री पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। इस दौरान हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन पूरी तरह अपनी बात नहीं रख पाए। इसके बाद बीजेपी और तृणमूल के सांसदों में तीखी बहस शुरू हो गई और हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिन में आज ये तीसरा मौका था जब विपक्षी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा हो। दिल्ली में 6 महीने बाद एक बार फिर हुई आंदोलनकारी किसानों की एंट्री। संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद के करीब जंतर मंतर पर लगाई किसान संसद। मॉनसून सत्र चलने तक रोजाना जंतर मंतर पर धरना देंगे 200 किसान। इसी तरह बसों में भरकर करीब 200 किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दोपहर को पहुंचे। किसानों का जोश हाई दिखा। दरअसल दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। 22 जुलाई से मॉनसून सत्र चलने तक किसानों का यह प्रदर्शन रोज सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन की मंजूरी दी है। भाई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का ये भी एक तरीका है। हम अपनी बात कहेंगे और पंचायत को संसद कहेंगे, उसमें भी कोई ऐतराज है क्या? अगर हम उसे अपनी पंचायत को संसद कह रहे तो कोई ऐतराज है? कोई प्रतिबंधित शब्द तो ये है नहीं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर मंतर को जहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहीं दिल्ली के अन्य इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ी हुई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने आज एक बार फिर दिया बातचीत का न्योता। तो किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करेगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों पे? भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। साफ है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर चर्चा को लेकर तैयार है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कल नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में आएंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पदभार संभालने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को भेजी है चिट्ठी। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलते ही सिद्धू एक्शन में है और कल सिद्धू अपना पदभार संभालेंगे। इस बीच सिद्धू ने खेली बड़ी गूगली। अपने पदभार कार्यक्रम में नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को आने की चिट्ठी लिखी। अमरिंदर सिंह ने इस चिट्ठी के बाद अपने मीडिया एडवाइजर के जरिए एक ट्वीट करवाया, जिसमें सभी पार्टी सांसदों और विधायकों को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में चाय नाश्ते का बुलावा भेजा गया है और चाय नाश्ते के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को आशीर्वाद देने के लिए चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे। वहीं पर सिद्धू की ताजपोशी का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस आपको
कैप्टन के नेतृत्व में एक साथ खड़ी दिखाई देगी और नए प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। अब तक खबर ये थी कि कैप्टन अपने ऊपर साधे गए निशानों के लिए सिद्धू से माफी चाहते हैं, तभी मिलेंगे। लेकिन अब अमरिंदर सिंह अपनी जिद छोड़कर सिद्धू को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का जाना तय। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि 26 जुलाई को मेरी सरकार के कार्यक्रम के बाद हाईकमान जो कहेगा मैं वही करूंगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज कहा, मेरी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है, इसके बाद जो भी जेपी नड्डा तय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। इन सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आला नेताओं ने पिछले हफ्ते ही 2 टूक कह दिया था कि इस्तीफा देना होगा। येदियुरप्पा के हटने की खबर के साथ ही कई नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में चलने लगे हैं। प्रहलाद जोशी धारवाड़ से सांसद है, केंद्र में मंत्री है। बीएल संतोष पार्टी के संगठन महामंत्री है। लक्ष्मण सावड़ी मौजूदा उप मुख्यमंत्री है। मुरुगेश निराणी अभी राज्य में मंत्री है। इसके अलावा लिंगायत नेता बसवराज इटनाल का नाम भी सामने आया है। साथ ही केंद्र में मंत्री रहे डीवी सदानंद गौड़ा भी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। कर्नाटका में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी यहां परिवर्तन कर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आज भी बारिश ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में सड़कों और घरों में भर गया पानी, तो कहीं आफत में फंस गई जान। ठाणे के भिवंडी की ये तस्वीर देखिए। चौराहा दिख रहा है, पानी में डूबा बाजार दिख रहा है और यहाँ कई फीट गहरे पानी से गुजरने के लिए मजबूर हैं लोग। अब वसई का हाल इन तस्वीरों से जानिए। यहाँ बारिश में सड़क पर पानी भर गया और डूबे रास्तों पर मजबूरी में गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं लोग। मुंबई के पास करजत की तस्वीर देखिए। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके मौसम की मार खा रहे हैं। बदलापुर में तो पटरियों पर पानी भरने की वजह से एक ट्रेन कई घंटों तक स्टेशन पर फंसी रही। मुंबई से सोलापुर जाने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस के यात्री करीब 10 घंटे ऐसे ही मुश्किल से जूझते रहे। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में और भी खराब मौसम होने का अलर्ट जारी किया है। ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये रहा हमारा विक्ट्री पार्क। तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ गूंज रहा है जय हिंद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ऐसे ही ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों के लिए दिखाया विक्ट्री पंच। कुछ घंटों बाद ही ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। इस बार टोक्यो में भारत के 127 खिलाड़ी मेडल के लिए जी जान लगाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।